क्या हुआ? चलती गाड़ी में गोली लगी है? जी हाँ सर, आइडेंटिटी कार्ड मिला है उसके जेब में, जीत नाम लिखा है उस पर। गोली यहाँ दाहिने कंधे में लगी है, हार्ट बाल बाल बच गया है, मगर सर गोली राइट लंग से आर पार निकल गई है। गोली अभी भी बॉडी के अंदर ही है, ऑपरेशन करके निकाल रहे हैं। हालत कैसी है? बहुत खराब है सर, वेरी क्रिटिकल। ये लेकर आए? जी सर। आपने देखा है सब? आप लेकर आए हैं यहाँ? जी हाँ, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। कौन सी ट्रेन में थे आप लोग? जी, ग्रांट रोड से 8 बजे की फास्ट लोकल पकड़ी थी, फर्स्ट क्लास का डिब्बा। वो जगह याद है जहाँ गोली लगी थी? एग्जैक्ट स्पॉट? जी, जोगेश्वरी पीछे रह गया था और गाड़ी गोरेगांव की तरफ जा रही थी। अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ पर थे? जी मैं यहाँ बैठा था। कहाँ पे? ऐसे। अच्छा। मैं पेपर पढ़ रहा था। और वो आदमी कहाँ था? वो आदमी वहाँ खड़ा था। जरा दिखाइए कैसे? भाई साहब जरा इस तरफ आइए। ऐसे? बिल्कुल ऐसे? हाँ ऐसे, वो बाहर की तरफ देख रहा था। बाहर की तरफ? फिर क्या हुआ? फिर वो एकदम चीख कर उधर गिर गया था। कहाँ पे? यहाँ पर गिर गया था सर। वो ऐसे ऐसे कर रहा था सर। पहले मैंने सोचा कि हार्ट अटैक है, लेकिन बाद में देखा तो खून था। एग्जैक्टली वो जगह बता सकते हो जहाँ उसे गोली लगी? सर ये ब्रिज देख रहे हैं सर? यहाँ पे? यहीं कहीं से गोली चली थी सर। यहीं पे? ये एरिया तो सुरेंद्र नगर है। हाँ शाह, क्या होश आ गया है? दैट्स गुड, उसे होश आ गया है। हॉस्पिटल चलते हैं और पता करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कम ऑन, फास्ट। देखिए, मैं अपनी माँ के साथ पिछले महीने ही नागपुर से यहाँ आया हूँ और अभी तो मेरी नौकरी लगी। अभी तक तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, दुश्मन तो दूर की बात है। होश आ गया? सर अभी कैसे हैं आप? ठीक। हम लोग अभी अभी वहीं से आ रहे हैं जिस जगह आपको गोली मारी गई थी। ये देखिए, ये उस कंपार्टमेंट का स्केच है। ये आदमी यहाँ अखबार पढ़ रहा है जो आपको यहाँ लाया। ये हमने ऐसे ही बनाया है। ये देखिए, ये आप यहाँ बाहर लटक रहे हैं। अब आपको बताना है कि जिस वक्त आपको गोली लगी उस वक्त एग्जैक्टली आप कैसे खड़े थे? डब्बे के अंदर थे या बाहर की तरफ लटक रहे थे? मैं ऐसे ही बाहर गेट पे था, पर इतना बाहर भी नहीं था, हवा खा रहा था। बायां हाथ ऊपर था या दाहिना? बाएं। बायां। बिल्कुल ऐसे। अगर गाड़ी इस तरफ से उधर जा रही है, मतलब जोगेश्वरी से गोरेगांव की तरफ, तो आप ऐसे खड़े थे या ऐसे या ऐसे? पहले जैसे, मतलब आप ऐसे खड़े थे और गोली यहाँ लगी, मतलब मगर साहब, किसी ने मुझ पर गोली क्यों चलाई? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो कोई मेरी जान का दुश्मन बन गया? मैं तो पहली बार ट्रेन में सफर कर रहा था और पहली बार में ये सब हो गया। बड़ी अजीब बात है, बेचारा पहली बार ट्रेन में सफर कर रहा था और गोली भी लग गई। रियली सैड। अभिजीत, उसके शरीर में गोली
यहां से घुसी और यहां जाकर अटक गई। देखो, गोली यहां से घुसी, इस दाएं लंग को चीर कर इस पिछली पसली में जाकर अटक गई। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो भाई। आपका मतलब है गोली इस तरफ से शरीर में घुसी है? करेक्ट, गोली यहां से घुसी और यहां जाकर अटक गई। गोली ऊपर से ही आई है। इसका मतलब है गोली चलाने वाला आसपास के किसी बिल्डिंग में या किसी ऊंची जगह पर था। मगर गोली की स्पीड यहां तक आते आते काफी कम हो गई थी, इसीलिए गोली शरीर के आर पार जा ही नहीं पाई। यानी गोली काफी दूर से चलाई गई होगी, या फिर गन में कोई दम नहीं होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है अभिजीत। ये गोली काफी पावरफुल राइफल से चलाई गई। इस गोली पर राइफल मार्क है? हाँ, राइफल मार्क है। और जब मैंने राइफल मार्क को गौर से देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये गोली एक जर्मन मेड पावरफुल राइफल से चलाई गई, जो हमारे देश में नहीं मिलती। पावरफुल राइफल? इस राइफल की रेंज कितनी है? मतलब कितनी दूर जा सकती है इसकी गोली? कम से कम 1.5 किलोमीटर तक। 1.5 किलोमीटर? क्योंकि गोली बॉडी के आर पार नहीं गई, इसका मतलब है गोली 1.5 किलोमीटर दूर से ही चलाई गई होगी। हाँ, 1.5 किलोमीटर दूर से ही चली है। और गोली ऊपर से नीचे चली है, इसका मतलब यह होता है कि किसी बिल्डिंग के 5वें या 6ठे माले से, या शायद उसे भी ऊपर से किसी ने चलाई हो। इस रेलवे ट्रैक से 1.5 किलोमीटर दूर जितनी भी बिल्डिंगें हैं सब छान मारते हैं। रास्ता किधर है? रास्ता बताओ। साहब ये बिल्डिंग खाली है साहब। बताता हूँ। देखिए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब खाली है। सर, ये देखिए, यहाँ से तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो नीचे वाले फ्लैट के सामने तो पेड़ आ रहे थे। हाँ, ट्रेन भी दिख रही है। एकदम क्लियर व्यू है। डेढ़ किलोमीटर, यही फ्लैट होना चाहिए। साहब मैं बोला ना, ये बिल्डिंग बिल्कुल खाली है, इसमें कोई नहीं रहता। मैं अकेला वॉचमैन है इधर। साहब इधर कोई गलती से भी नहीं आता है। और साहब अगर कोई बंदूक जैसी चीज कोई लेने आता तो मेरे को तो दिखाई देता ना। सूखी मिट्टी जूते के साथ अंदर आई होगी। अच्छा, ये ब्रश और पॉलिथीन देना। सर, ये देखिए, सिगरेट की राख पड़ी हुई है, लेकिन सिगरेट के टुकड़े नहीं हैं सर। अगर यहाँ कोई नहीं आया तो ये सब क्या है? मालूम नहीं साहब। काफी कुछ हुआ है यहाँ पर। साहब मैं बोला ना, यहाँ कोई नहीं आता है। ये बिल्डिंग बिल्कुल खाली है।
हाँ डॉक्टर साहब। अभिजीत, इस टिश्यू पेपर के काले धब्बों को पता लगाना तो बहुत ही आसान निकला। एक केमिकल टेस्ट किया और काम हो गया। क्या निकला सर? गन पाउडर, बारूद। गोली चलाने के बाद राइफल का मुंह किसी ने इस टिश्यू पेपर से साफ किया था। मतलब अब ये बात तो साफ है कि गोली उसी कमरे में से ही चली है। हाँ, वो तो छोड़ो, लेकिन ये पूछो कि सिगरेट की राख में क्या मिला? बता भी दीजिए डॉक्टर साहब, क्या मिला? चरस। इस राख में चरस की राख भी मिली हुई थी। स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला। इसका मतलब है गोली चलाने वाला चर्सी? हाँ, चरसी। इस वॉचमैन का थोड़ा इलाज करना पड़ेगा। साहब, पिछले हफ्ते एक आदमी आया था, उसके साथ एक औरत भी थी। वो मेरे को बोला मेरे को मिलन स्टेट एजेंसी ने भेजे है। मिलन स्टेट एजेंसी? हाँ साहब, ये बाजू में ही है। तो तुमने उन्हें अंदर आने दिया? हाँ मैम साहब, वो बोला मेरे को फ्लैट देखने का है, तो मैं उसको फ्लैट दिखाने को लेके गया। ऊपर नीचे बहुत फ्लैट दिखाए। मैं थक गया मैम साहब और यहाँ बैठ गया और उनको बोला तुम देखो, तुमको जो देखने का है। अब साहब फ्लैट तो सब खाली है ना, तो कोई चोरी होने का तो डर था नहीं, इसलिए मैंने उनको जाने दिया। इसके पहले ये लोग कभी यहाँ आए थे? नहीं साहब, खाली 2 बार आए। दूसरी बार वो आदमी आया और मेरे को बोला कि फ्लैट खरीदने का है, इसलिए पक्का करने से पहले एक बार और देखने का है। मैंने साहब उसको जाने दिया। दोबारा ये लोग 4 तारीख की सुबह आए थे ना? हाँ साहब, मगर बाद में मेरे को मिलन स्टेट वाला मिला तो वो बोला मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं। साहब मैं बहुत डर गया साहब, बिल्डर शेड को पता लगेगा तो वो तो मेरी छुट्टी हो जाएगी साहब। वो आदमी और औरत दिखते कैसे? दिखता कैसा था? थोड़ा ऊंचा था, दाढ़ी था और चश्मा लगाए हुए था और थोड़ा सांवला था। और क्या था? और तो कुछ नहीं। हाँ मैम, वो लंगड़ा कर चलता था। 4 तारीख को जब वो लोग यहाँ आए थे तो उनके पास एक गन थी, बंदूक, और तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ी? हाँ? नहीं साहब, उसके पास कोई गनवन नहीं था, मेरे को पक्का मालूम साहब। उसके हाथ में खाली एक सूटकेस था। सूटकेस? इसका मतलब वो गन के टुकड़े करके सूटकेस में डाल के लाया था। फ्लैट में पहुंच के टुकड़े जोड़े और फायर किया। आपका कहना है कि आप मुंबई में पहली बार लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे। नॉर्मली आप किस तरह सफर करते हैं? जी, मेरी कंपनी ने मुझे मोटरसाइकिल दे रखी है, मगर उस दिन सुबह बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई, इसलिए मुझे ट्रेन लेनी पड़ी। इसका मतलब है किसी को भी मालूम नहीं था कि उस दिन आप ट्रेन से जाने वाले थे? जब मुझे खुद को नहीं मालूम था तो किसी और के जानने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो मैं बस स्टॉप पे चला गया और वहाँ बहुत भीड़ देखकर मैंने सोचा कि शायद ट्रेन से आराम से जा पाऊंगा। मतलब आप ट्रेन में अचानक सफर कर रहे थे? ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ ये आने वाली जोड़ी, ये आदमी और औरत कई बार आके वो फ्लैट चेक करते हैं, और दूसरी तरफ ये उस ट्रेन में सफर करने वाले हैं। ये बात इनके अलावा कोई नहीं जानता। इसका मतलब ये हुआ कि जीत उनका असली शिकार था ही नहीं। करेक्ट। लेकिन अगर जीत उनका शिकार नहीं था तो फिर वो शिकार बना कैसे बना? कहीं ऐसा तो नहीं इसे कोई और ही समझकर निशाना बनाया गया हो, या फिर एक रिहर्सल थी, वो लोग ऐसे ही गोली चला रहे थे और गोली जीत को लग गई। हाँ दया, बोलो। क्या कह रहे हो? अब ये केस इसके आगे हमारे हाथ में नहीं है? मतलब मगर कैसे? इस केस के बारे में आपने अब तक जो भी जानकारी हासिल की है वो सब आप मेरे हवाले कर दीजिए। पेपर्स, नोट्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी है सब अभी इसी वक्त। क्या हो रहा है? ये मिस्टर शमशेर है, दिल्ली से आए हैं। ये चाहते हैं कि हम इस केस की फाइल्स इनके हवाले कर दें। हेलो, ये रहा आपके डीसीपी साहब का ऑर्डर। इसमें लिखा है कि इस केस के सारे पेपर्स मेरे हवाले कर दिए जाएं। आप चाहें तो उनसे फोन पर बात कर सकते हैं। वो तो हम करेंगे ही, लेकिन आप सीआईडी ऑफिस में आकर इतनी अथॉरिटी से पेपर्स मांग रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ तो जरूर होंगे।
मगर इस तरह अचानक केस आपको सौंप दे, जरा इज्जत वाली बात है। देखिए, मैं जानता हूं आप लोग इस केस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। आप लोग बहुत काबिल अफसर हैं, इसमें मुझे ही कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब ये केस आपके बस का नहीं है। आप लोग जितना समझ रहे हैं, ये केस उससे कहीं बड़ा है। इसका संबंध पूरे देश से है और इसीलिए मैं यहां सॉरी, लेकिन हम इस केस की तह में पहुंचने ही वाले हैं। मैं डीसीपी साहब से बात करके आपको जवाब दूंगा। देखिए, मैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से हूं। आपके डीसीपी साहब इस केस की सीरियसनेस को अच्छी तरह से समझते हैं। वो वही करेंगे जो हम चाहते हैं। देखिए, ट्रेन में सवार एक आदमी को चलती गाड़ी में गोली लगी है। हमें पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि गोली किसने और क्यों मारी है। अब अचानक इस केस का संबंध पूरे देश से जुड़ जाता है, कैसे? वो ऐसे कि आज से 2 हफ्ते पहले बॉर्डर के पास जिमौरी गांव के करीब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और घुसपैठियों के बीच जबरदस्त फायरिंग हुई थी। उनमें से 3 घुसपैठिए मारे गए, 1 पकड़ा गया, लेकिन 2 बच निकलकर भागने में कामयाब रहे। एक आदमी, एक औरत। आदमी की टांग में गोली लगी, लेकिन फिर भी वो भाग निकला। जिन लोगों को हम ढूंढ रहे हैं, वो आदमी भी तो लंगड़ा कर चलता है ना। हाँ, और उसके साथ एक औरत है। ये लोग अच्छी हिंदी बोलते हैं। इनके पास आर्म्स कौन से मिले? लेटेस्ट वेपन्स, और इनमें से कुछ लोगों के पास तो हाई पावर्ड जर्मन राइफल्स हैं। जर्मन राइफल्स? जीत पर जिस राइफल से गोली चलाई गई, वो भी हाई पावर्ड जर्मन राइफल है। हम समझे कितना बड़ा चक्कर है। मगर अब सवाल ये उठता है कि ये लोग मुंबई में ही क्यों आए हैं? उन्होंने जीत पर ही गोली क्यों चलाई? नहीं, मेरे ख्याल से जीत तो बेचारा टारगेट प्रैक्टिस का शिकार रहा। वो लोग ये देखना चाहते होंगे कि ये राइफल कितनी दूर तक मार कर सकती है। असल में उनका शिकार कोई और है। कौन है? वही तो हमें ढूंढना है। देखिए, हम इस शहर का चप्पा चप्पा जानते हैं, आप नहीं जानते। आप ढूंढेंगे कैसे इन दोनों को? मैंने कब कहा कि मैं ढूंढूंगा? आपने अपने डीसीपी साहब का ऑर्डर ठीक से पढ़ा नहीं शायद। इसमें लिखा है कि आप लोग इस केस में मेरे साथ काम करेंगे। जो हुई ना बात, ये डॉक्टर साहब उनकी, ये शमशेर साहब हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो से। हेलो। नाइस टू मीट यू। मैंने सुना मामला काफी गंभीर हो गया, लेकिन देखिए शमशेर साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, इंटेलिजेंस हो या सीआईडी, मामले का हल यहीं से निकलेगा। वेल, ये तो टाइम बताएगा। टाइम के लिए तो टाइम ही नहीं है सर, आप अभी देख लो। क्या बात है, आपको कुछ मिल गया है क्या? वेल सर, डॉक्टर साहब को जरा बात बढ़ा चढ़ा के कहने की आदत है, मगर बात एकदम सही होती है। ये उस मिट्टी के कण है जो आपको उस फ्लैट में मिली थी, जो लग रही थी कि किसी के जूतों से निकली है। हाँ, ये दिखती मिट्टी है, मगर इसमें कुछ रेत मिली हुई है, यानी कि सैंड, कुछ नमक के पार्टिकल्स हैं और कुछ सूखी हुई मच्छी के स्केल्स हैं। मतलब जो लोग इस फ्लैट में आए, यानी ये गोली चलाने वाले लोग, ये लोग समुद्र के किनारे पर गए थे जहां पर नमक लगाकर मच्छियां सुखाई जाती हैं। और वो लोग शायद अभी भी ऐसे ही एरिया में छुप के बैठे होंगे। तो फिर देर किस बात की है? चलकर इस तरह के एरियाज को ढूंढा जाना चाहिए। कम ऑन, हरी अप। डॉक्टर सालम के आपसे मैं बाद में मिलूंगा फुर्सत से। आप काफी काम के आदमी लगते हैं। थैंक यू। बस अब सिर्फ 2 ही दिनों का सवाल है, फिर हम उसका खेल खत्म कर देंगे। हाँ, बस 2 ही दिनों का सवाल है। ये वो जगह हैं जहां मच्छी सुखाई जाती है। वो आतंकवादियों की जोड़ी इन्हीं जगहों में से कहीं छुपी होगी। तो पूछिए अपने खबरियों से। वही कर रहे हैं। इन एरिया में अपने जितने भी इन्फॉर्मर्स हैं, सबको खबर कर दो। पता नहीं अब वो लोग ऐसे दिखते भी है या नहीं। शायद इन लोगों ने अब तक अपना भेष भी बदल लिया होगा। हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वो लंगड़ाता है। शायद वो अपने टांगों के इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास या किसी क्लिनिक में जाएगा। हम उस डॉक्टर को ढूंढ सकते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनमें से एक या दोनों चरस पीते हैं। वो लोग जरूर किसी चरस बेचने वाले के पास जाएंगे। अरे वाह, मुझे तो लगा था अकल हम सिर्फ इंटेलिजेंस वालों के पास ही होती। नहीं सर, भगवान ने कुछ अकल सीआईडी वालों की तरफ भी फेंकी है। देख रहा हूँ आप लोगों ने काफी कुछ ढूंढ निकाला है। सर, अपना नारायण इस एरिया में पता कर सकता है। अपना गोली भाई भी तो है यहाँ, वो मदद करेगा। और चमकू भी तो है। मैं लॉटरी और देवी से बात करती हूँ। और यहाँ इस करारवाड़ी में मेरा एक खास आदमी है, सभी बार्स और क्लब्स में घूमता रहता है रात भर, हर किसी की खबर रखता ही है। करता क्या है? भाई ये मिमिक्री आर्टिस्ट, फिल्मी हीरोज के नकल करके एंटरटेनमेंट करता है और कामकाज नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम है। बरसों से देश परदेश घूमते हुए शरीफ बदमाशों के चेहरे से असली नकली का नकाब उतारते हुए आपके शहर में छुपा रुस्तम बनकर आ गया हूँ। स्वामी दादा मेरा नाम है, लेकिन लोग मुझे प्यार से जॉनी कह के बुलाते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखो, आपके पास मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, अब उनके पास सिर्फ ये टोपी है, ये कुछ डालो, ये काली टोपी है, विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम संजय। अरे देखो बेटा, मेरे 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, काम धाम कोई कुछ करता नहीं है, मुझे घर चलाना पड़ता है। टिप डाल दिया, मुझे मालूम नहीं, और डालो बस। थैंक यू। ए लाले की जान, अरे दे उसका भी भला, नहीं दे उसका भी भला, तेरा भी भला, मेरा भी भला, कुछ डाल दे रे। अरे इतना टाइम लगेगा, तब तक तो हमारी गाड़ी छूट जाएगी। आप भी थैंक यू। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आप हमारे इस महफिल में आ गए, हमारा कल्याण हो गया। कुछ डाल दो इस टोपी में, खाली टोपी का भी कल्याण हो जाए। डाल बच्चे डाल। थैंक यू। मेरा भी भला, मेरा भी भला। थैंक यू। तालियां। थैंक यू। ओके। सर, कुछ पता नहीं चला। सभी लोगों को काम पर लगा है सर, लेकिन उस एरिया में ऐसा कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। 2 दिन निकल गए, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। मगर फिर भी वो लोग इतनी आसानी से छुप नहीं सकते। एक को गोली लगी है और चर्सी भी है। सर, उस डॉक्टर का भी तो पता नहीं चला जिसने उस आदमी का इलाज किया होगा। हमारे इंटेलिजेंस के लोगों ने भी बहुत जगह छापे मारे, लेकिन फिर भी कुछ तो होने वाला है, कुछ तो मालूम नहीं क्या, मगर होने वाला है। सर, जॉनी का फोन आया है, तो हमसे मिलना चाहता है। लगता है उसके पास कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं सर। भाई, ये तो आप पूरी बारात उठा ले आए। हाँ जॉनी, बताओ क्या खबर है? जय भाई, मैं हमेशा की तरह डिनर क्लब में अपना आइटम पेश कर रहा था। सबकी नजर मुझ पे थी और मेरे सब पे। मैं हर चेहरे को गौर से देख रहा था। दोस्तों, राज साहब फरमाते हैं, ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं उस जगह है अंधेरा। जिस जगह तू नहीं उस जगह है अंधेरा, तेरी खातिर फरिश्ते, तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जॉनी मेरा नाम है और आप सब लोगों की सेवा करना मेरा काम है। थैंक यू। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न वाली है, जो प्यार से मिला हम उसी के वाली है। धूप थी नसीब में तो धूप में लिया है दम, चांदनी मिली तो हम चांदनी के हो लिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, प्यार से मिला। दया भाई,
प्लीज इतनी दया करना मुझ पे। सब लोग मुझे कॉमेडियन समझते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट समझते हैं, और यही कर करके तो मैं अपना घर चलाता हूँ। किसी को बताना नहीं कि मैं खबरी हूँ। मुझे भी जिंदा रहना है। ऐसा क्यों सोच रहे जॉनी भाई? हम ऐसा भला क्यों करेंगे? हाँ, आज रात को जब होटल में छापा पड़ेगा, किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि हम तुम्हें जानते हैं। आप बेफिक्र रहो। बस इतनी मेहरबानी करना। जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थी और दिल धड़क धड़क करके कह रहा था कि जॉनी बेटे आज तेरी मंजिल यहीं पर है। लेकिन याद रखा अगर उन दो हसीन आंखों को पता चल गया कि चोर है, वो चक्का है, छोटी मोटी चोरियों में बार बार जेल जा चुका है और हाल ही में जेल तोड़कर भागा है, तो उन दो हसीन आंखों में तेरे लिए नफरत किसी और कुछ भी नहीं रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप क्या हैं? आखिर तो आप एक फूल हैं, फलाद नहीं है। अजीब बुलबुल है, किसी बाग के सयाद नहीं है। दोस्तों गौर फरमाइएगा कि शर्मो हया का पर्दा, शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है। शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है। दीवार नहीं है, दीवार नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। तो गौर फरमाइएगा कि हम वो हैं जो जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे। हम वो हैं जो जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे। थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे। और अब मैं ऊपर वाला से दरखास्त करूंगा, लड़की आ गई है। इंसान को दिल दे, दिमाग दे, जिस्म दे, लेकिन कम वक्त काफी पेट मत दे। वाह वाह, उसके साथ वाला वो आदमी तो नहीं दिखाई दे रहा। अभी तो नहीं है, आसपास ही होगा। दो वक्त की रोटी का इंतजाम करके भेज, वरना तुझे इंसान को पैदा करने का कोई हक नहीं है। थैंक यू। ये तो यही बैठ गई। छोड़ेंगे धरती से सितारों तक जाएंगे, सितारों से धरती की मांग भर दूं। हर मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं, नफरत करने वाला। वेरी गुड मिस्टर जॉनी। में प्यार भर दूं। दोस्तों मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस तरह प्यार दिया है, जो मुझे सराहा है। तो निकल रही अरे इस लड़की को तो पकड़ने वाला ये भी यहाँ से निकल जाएगी। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू जाओ। वेरी मच। पुलिस अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम्हारा खेल खत्म हो गया। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। उसको ही पकड़ो, चरस वाले को पकड़ो उसे। ब्यूरो ले चलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लाख कोशिशें कर लो, तुम लोग मुझसे कुछ भी उगलवा नहीं सकोगे। तुम लोग मुझे जान से भी मार दो ना, तो भी मैं अपने साथी को धोखा नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी, समझे? अच्छा, हाँ, तुम ले जाओ सर, इसकी तलाशी में ये कुछ पैसे मिले हैं और ये चरस का पैकेट जो उसने रोगी से खरीदा था, और सर ये चाबी। 201 दत्तात्रेय लॉज, ये उसी एरिया में कहीं होगा। ठीक है, तुम लोग फौरन वहां पहुंचो। मैं तब तक इस औरत के फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ्स अपने हेडक्वार्टर भिजवाता हूँ। सर यहाँ के वेटर से पता चला है कि वो आदमी 1 घंटा पहले अभी आया था। उसका मूड बहुत उखड़ा हुआ था, आया जल्दी से अपना सूटकेस उठाया और चला गया। आई एम श्योर ये वही सूटकेस है जिसमें वो गन रखा हुआ था। तो उसे पता चल गया कि लड़की पकड़ी गई, इसलिए भाग निकला है। आज तो 8 तारीख है, यहाँ पर 9 तारीख के ऊपर लास्ट सेटल किया गया है। लगता है कल उनका मिशन का दिन है, जो करने के लिए वो लोग यहाँ आए हैं। मैं उन्हीं के जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। ओह, फैक्स। लगता है जवाब आ गया।
औरत की तो पहचान हो गई। हाँ, इसका नाम रूही है। 4 साल पहले ईस्टर्न इलाके में एक भीड़ ने एक सरकारी गाड़ी को जला दिया था। ये उन्हीं में से एक थी। कुछ महीने ये जेल में रही, लेकिन फिर छूट गई। पुलिस को शक था कि इसका संबंध कुछ आतंकवादियों से था। लेकिन सर ये आतंकवादी बनी क्यों? कोई तो वजह होगी। ये रही वजह। इसके दोनों बड़े भाई आतंकवादी थे। 7 साल पहले डेमर नगर में इनके ग्रुप का आर्मी के साथ एनकाउंटर हुआ, जिसमें दोनों मारे गए थे। डेमर नगर? हाँ, ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था और उस वक्त इस ऑपरेशन के इंचार्ज थे जनरल भटनागर। 1 मिनट में जरा दिल्ली फोन लगाता हूँ। हेलो, हाँ पारिक, मैं शमशेर बोल रहा हूँ। अच्छा पारिक, जरा ये पता करो कि इन दिनों क्या रिटायर्ड जनरल भटनागर का मुंबई आने का कोई प्रोग्राम था? हाँ जल्दी, मैं होल्ड करता हूँ। सर, क्या आपको लगता है वो लोग जनरल भटनागर को ही मारने वाले हैं? अगर जनरल भटनागर इस शहर में है तो। हाँ पारिक, क्या यही है? 7 तारीख को आए हुए हैं? अच्छा, अभी जल्दी से मुझे एड्रेस दो उनका। हाँ, तुरंत फोन करो मुझे। अब इसमें कोई शक नहीं है कि उनका टारगेट जनरल भटनागर है। हाँ पारिक, हाँ एड्रेस बोलो। JN रोड, मिलन बाग, कृति नगर। फोन नंबर क्या? फोन काम नहीं कर रहा? ये कैसे हो सकता है? सर, उस राइफल की रेंज 1.5 किलोमीटर है। इसका मतलब वो लोग बंगले से 1.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर ही होने चाहिए। तो अब कोई और हमें मारना चाहता है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे सर। हमारे ऑफिसर्स चारों तरफ घूम रहे हैं। जब तक जनरल साहब इस कॉटेज में है तब तक तो इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जनरल साहब, वो स्नाइपर जरूर कहीं छुपकर इस बात का इंतजार कर रहा होगा कि आप इस कॉटेज से बाहर निकलें और वो आपको अपना टारगेट बनाए। आशा, तुम ऊपर चली जाओ और बायनाकुलर से आसपास की सभी बिल्डिंग्स पर नजर रखो, लेकिन जरा ध्यान से। वो कहीं ना कहीं से तुमको जरूर देख रहा होगा। ठीक है सर? हम लोग यहाँ पर हैं। ये घर का दरवाजा है। इसका मतलब वो इस एरिया की किसी भी बिल्डिंग में होगा। ये कौन आ गया? कौन है ये है कौन? कभी ना कभी तो जनरल आएगा। क्या हुआ?
कहाँ छुप गया है समझ में नहीं आ रहा है। जब तक उसे बाहर निकलने की कोई वजह नहीं मिलेगी वो बाहर नहीं आएगा। मतलब ये कि जब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा वो बाहर नहीं आएगा। नहीं सर, ये मुमकिन नहीं है। वो शार्प शूटर है, जैसे ही आप उसके राइफल के रेंज में आएंगे वो फायर कर देगा। देखिए, फायरिंग से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत फायरिंग देखी है हमने, एक और से ही। मैं बाहर जाऊंगा और आगे पीछे चलता रहूंगा। वो मुझ पर तब तक गोली नहीं चलाएगा जब तक मैं एक जगह ठहरूंगा नहीं। और शायद तब तक आशा बायनाकुलर से उसे देख भी ले। और ना देख सकी तो? नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। नो नो सर। देखिए, खतरों से खेलना हम फौजियों का पेशा है। जब मैं नहीं घबरा रहा हूं तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? फिर सर मैं भी आपके साथ बाहर चलूंगा। ठीक है सर? ठीक है, लेकिन मैं भी चलता हूं। हम आपको दोनों तरफ से कवर रखेंगे। साहब, आप प्लीज अपना ये जैकेट उतारिए। आपको ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है। अरे इतनी लड़ाइयों में इससे पहले तो कभी पहनी नहीं। ये लड़ाई थोड़ी अलग है सर। Sorry about that. Warm and good. सर सेफ भी है। आशा, आंखें खोल के रखो, जरा से भी गलती नहीं होनी चाहिए। हम बाहर आ रहे हैं। ये कौन आ रहा है बार बार? जनरल, आज तू नहीं बचेगा मेरे हाथों। ये लोग कौन बीच में आ रहे हैं? कौन है ये? उफ, हट जा। कौन है ये? ये सब है। सर वो यही है, जो लेफ्ट वाली बिल्डिंग में ऊपर है सर। सर, पूरा सर, पूरा ये तो बेकार है। आप चलिए ना, अंदर चलिए। आप चलिए, आप चलिए, आप चलिए ना, अंदर चलिए। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, गोली कंधे पे लगी है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। नहीं जनरल साहब, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। ये तो हमारी ड्यूटी है। आप भी तो फ्रंट में लड़े हैं और हम लोग यहाँ लड़ते हैं।
शाह यहाँ मुंबई आया था 5 तारीख को। 7 तारीख को वो वापस पुणे आने वाला था डेक्कन क्वीन से, लेकिन वो आया नहीं। एक बात बताइए, आपको ये कैसे मालूम कि वो डेक्कन क्वीन से आने वाले थे? उन्होंने पुणे से ही बुकिंग करवाई थी। मगर वो उस ट्रेन में बैठे या नहीं, ये नहीं मालूम आपको? ये तो नहीं पता। उनके पास मोबाइल फोन है? हाँ है, लेकिन बंद है, कोई उठा ही नहीं रहा है। अच्छा, आपने पुणे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है? हाँ लिखवाई है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। वैसे आप करती क्या हैं? सर ये एक डॉक्टर है, हम दोनों कॉलेज में साथ में ही पढ़ते थे। आपके पति मुंबई में ठहरे कहाँ थे? सायन में, मंगल लॉज में। आपके पास राकेश का कोई फोटो तो होगा, लाई हैं आप? हाँ, ये साहब ठहरे थे हमारे पास। 5 तारीख को आए थे, 2 दिन रहे और 7 तारीख को चले गए। 7 तारीख को चले गए। 7 तारीख को चले गए तो इनके पास कुछ ना कुछ सामान तो होगा ही। वो यहां से गए कैसे थे? टैक्सी वैक्सी तो मंगवाई होगी ना? जी हाँ, टैक्सी हमारे वॉचमैन ने ही मंगवाई थी। ये रहा वॉचमैन, इसी से पूछ लीजिए साहब। ये आदमी 7 तारीख को यहां से गया था, इसके लिए टैक्सी तुम्ही ने मंगाई थी ना? हाँ साहब, टैक्सी मैंने ही बुलाई थी। तुम उस टैक्सी ड्राइवर को पहचानते हो? हाँ साहब, पहचानता हूँ ना। वो ड्राइवर अपनी टैक्सी हमेशा इसी लॉज के सामने तो लगाता है। वो क्या है कि भाड़ा अच्छा मिल जाता है ना साहब। कितने बजे आता है वो यहाँ? वैसे तो सुबह सुबह ही आता है, पर ये 2-3 दिन से दिखाई नहीं दिया। शायद बीमार हो गया होगा। उसके घर का पता मालूम? नहीं साहब, उसे घर का पता तो नहीं मालूम। तुम टैक्सी यूनियन के ऑफिस में जाओ और उस ड्राइवर के बारे में पता करो। यस सर। हम सीएसटी जाते हैं। रिजर्वेशन ऑफिस में जाकर डेक्कन क्वीन ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट निकलवाना पड़ेगा 7 तारीख को। मुझे नहीं लगता वो लोग हमें आसानी से चार्ट दिखाएंगे, पेपर वर्क बहुत होता है। वैसे मायूस मत हो, दया अभी तो अंदर घुसे भी नहीं। फिर भी रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के साथ पुणे जाता है, फिर वापस आता है। एक कॉपी यहाँ भी तो रहती है ऑफिस में। चलो। देखिए, वैसे तो हम अपने रिकॉर्ड किसी को दिखाते नहीं हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप सीआईडी वाले हैं, तो दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है डेक्कन क्वीन का 7 तारीख का चार्ट। इसके मुताबिक राकेश कुमार की सीट का नंबर था CH14। ये 15 और 16 पे कौन है? 15 पे है कोई मिस अनीता और 16 पे है कोई मिस्टर मुरली। आपके पास इन दोनों का एड्रेस तो होगा? एड्रेस? हाँ। सर, एड्रेस तो रिजर्वेशन स्लिप पर जो पैसेंजर भर के देते हैं वही होता है। वो आपको बाहर रिजर्वेशन काउंटर पर मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये 16 नंबर वाला मुरली तो अभी तक पुणे में ही है। और अनीता जो 15 नंबर सीट पे थी वो कहाँ है? वो पुणे से वापस आ गई है, हमने उसे बुलवा लिया है। आती ही होगी। ये आ भी गई है, लगता है। अनीता जी, प्लीज नहीं। अनीता जी। जी। आइए बैठे। थैंक यू। माफ कीजिएगा आपको यहाँ आना पड़ा। क्या लेंगे आप, चाय, कॉफी? जी कुछ नहीं, मगर बात क्या है सर? दरअसल एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक आदमी गायब हो गया है। जी हाँ, उसी के बारे में पूछताछ चल रही है। आप ये बताइए कि 7 तारीख को आप डेक्कन क्वीन से पुणे गई थी? जी हाँ, क्यों? हमें बस ये जानना था कि उस दिन आपके डिब्बे में
ये आदमी आपके साथ था 14 नंबर सीट पर? जी नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं था। आपको अच्छी तरह याद है? जी हाँ, मेरे इस तरफ एक 30-35 साल का आदमी बैठा हुआ था, लेकिन वो ये नहीं था। और इस तरफ, हाँ याद आया, 14 नंबर सीट पर एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ था। आपको पक्का याद है? जी हाँ, क्योंकि वो ट्रेन चलने के काफी समय के बाद सीट पर आकर बैठा था और पूरे रास्ते वो सोता रहा और उसका सर जो है बार बार मेरे कंधे से टकराता था, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो इसलिए मुझे याद है सर। इसका मतलब राकेश उस ट्रेन से पुणे गया ही नहीं। रिजर्वेशन चार्ट पर राकेश का नाम लिखा हुआ है और सीट पर बैठा कोई और। ये अजीब बात। चलो अच्छा हुआ, कम से कम अनीता तो मिल गई। अगर वो बुड्ढा अनीता के कंधे पे बार बार नहीं सोता तो उसे याद भी नहीं रहता। ये जांच बड़ा अजीब आदमी है। उसने बताया क्यों नहीं कि राकेश की जगह कोई और बैठा था सीट पर? देखिए, किसी भी ट्रेन के स्टेशन से छूटने के आधा घंटा बाद भी अगर कोई सीट खाली रहती है तो वो हम किसी दूसरे पैसेंजर को दे देते हैं, चाहे किसी के नाम पे बेलॉट हो। अब नहीं आया पैसेंजर तो हम क्या करेंगे? इतने लोग खड़े होकर जा रहे हैं, सीट किसी और के काम आ जाती है। अगर आप सीट किसी और को देते हैं तो रिकॉर्ड तो होता होगा ना? बिल्कुल, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसको बकायदा चालान फाड़ के दिया जाता है, फिर चालान बुक ऑफिस में जमा करवा दी जाती है। अच्छा जरा देखिए, 7 तारीख को डेक्कन क्वीन का चालान आपके पास है क्या? 7 तारीख, एक मिनट। जी हाँ, ये है वो चालान बुक। अब उस पे अगर किसी और ने सफर किया होगा 14 नंबर सीट के ऊपर तो इसमें चालान कटा होगा। ये 14 नंबर सीट का तो चालान कटा हुआ और इस पे सफर किया है किसी बद्री प्रसाद ने। राकेश इस ट्रेन से पुणे गया ही नहीं। पर लॉज से तो वो स्टेशन की तरफ ही निकला था और उसे यही ट्रेन पकड़नी थी, तो फिर बैठा क्यों नहीं इस ट्रेन में? लगता है लॉज और स्टेशन के रास्ते के बीच में कुछ हुआ है। उस टैक्सी ड्राइवर का मिलना बहुत जरूरी है जो राकेश को लेकर यहाँ आया था। उसे सब मालूम होगा कि क्या हुआ है। कहीं उसी ने तो कुछ गड़बड़ नहीं की? राकेश के मोबाइल फोन से पता चल सकता है कि उसने मुंबई में किस किस से बात की थी। सर, हमने मोबाइल कंपनी के कंप्यूटर से राकेश के मोबाइल नंबर की लिस्ट निकाल ली है। इसमें वो सारे नंबर्स हैं जिस पर राकेश ने फोन किए और जो फोन उसे आए। वेरी गुड। तो क्या पता चला? सर, राकेश ने कुछ फोन तो अपने घर में ही किए थे, पुणे में। अच्छा, और सर राकेश ने मुंबई में 3 अलग-अलग नंबर्स पर फोन किए थे। 3? किसके नंबर है ये? किस किस को फोन किया? सर, ये तीनों नंबर राकेश के दोस्तों के हैं। मैंने उनसे पूछताछ भी कर ली है। उन सबका यही कहना है कि राकेश ने उनसे पैसे उधार मांगने के लिए फोन किया था। उधार मांगने के लिए? हाँ सर। कितने पैसे उधार मांगे थे राकेश ने? 10 लाख रुपए सर। 10 लाख? ये 10 लाख रुपए उसे क्यों चाहिए थे? सर, ये तो राकेश ने उन्हें नहीं बताया था, लेकिन वो सब एक बात कह रहे थे कि राकेश बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसकी आवाज बड़ी डरी हुई सी आ रही थी। फिर किसी ने उसे ये पैसे दिए? नहीं सर। हेलो? हाँ फेडरिक्स। अच्छा ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं वहां पर। उस टैक्सी ड्राइवर का पता चल गया है जिसकी गाड़ी में बैठकर राकेश स्टेशन गया था। 7 तारीख को इन साहब को तो अपनी टैक्सी में लेकर गया था? हाँ साहब, पर मैंने कुछ नहीं किया साहब। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब। क्या हुआ था उस दिन? जल्दी बता वरना पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। जल्दी बता। हुआ यूं था साहब, मैं इन साहब को दादर स्टेशन ले जा रहा था कि अचानक इन्होंने कहा इस रास्ते से मत चलो, दूसरे रास्ते से चलो। दूसरे रास्ते से क्यों? पता नहीं मेम साहब, मैंने इनसे कहा भी कि ये छोटा रास्ता है, इससे जल्दी पहुंच जाएंगे, पर ये अपनी बात पर अड़े रहे और बहुत घबराए हुए से लग रहे थे। बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। पीछे मुड़कर?
कोई पीछा कर रहा था क्या? ऐसा कुछ दिखा तो नहीं साहब, पर अचानक साहब। अचानक क्या? अचानक एक गाड़ी बड़ी तेजी से पीछे से आई और मेरी टैक्सी के आगे आकर खड़ी हो गई। उतर मार निकल बोला था ना मेरे से पंगा मत ले, बोला था ना। ये ड्राइवर, तेरा नंबर मैंने नोट कर लिया है। जरा सी भी इधर उधर बातचीत करने की कोशिश की तो तुझे शमशान पहुंचा दूंगा, देखा ना? समझ गए। मैं जानता हूँ साहब, मुझे कुछ करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं? मेरे घर में बीवी बच्चे हैं साहब। हाँ ये तो है, लोग हमेशा बीवी बच्चों की वजह से ही चुप रह जाते हैं। मुझे मालूम था साहब कि साहब की जान को खतरा है, फिर भी मैं पुलिस के पास नहीं गया, क्योंकि साहब मैं बहुत डर गया था साहब। मैंने 3 दिन तक अपनी टैक्सी घर से बाहर नहीं निकाली थी साहब। अच्छा, वो आदमी दिखने में कैसा था? मतलब लंबा चौड़ा? नहीं, वो आपकी तरह लंबा चौड़ा नहीं था साहब, पर बातों में पूरा बदमाश था साहब। मुझे तो लगता था कि वो मुझे भी मार डालेगा, जैसे उसने उस साहब को मारा था। एक ही बार मारा था साहब। मुझे तो लगता है वो साहब जरूर मर गए होंगे। और कुछ याद है तुम्हें? साहब वो साहब, देखो डरने की जरूरत नहीं है। कुछ याद है? बार बार साइकिल की चेन वाला वो हाथ मेरी आंखों के सामने आ जाता है साहब। नंबर क्या था गाड़ी का? नंबर साहब? देखो मुझे मालूम है कि तुम्हें गाड़ी का नंबर याद होगा। क्या था नंबर? मैंने गाड़ी का नंबर देखा था साहब, मैंने गाड़ी का नंबर नोट किया था साहब। सर, बदमाशों की गाड़ी का नंबर नकली है। इसका मतलब राकेश को किसी ने पहले से ही किडनैप करने का प्लान बना रखा था। राकेश को अगवा अगर पैसे के लिए किया गया होता तो किडनैपर्स कोई ना कोई मांग जरूर करते, मगर ऐसा कोई फोन आया नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि कोई राकेश को ब्लैकमेल कर रहा हो, क्योंकि वो 10 लाख रुपयों के लिए मारा मारा फिर रहा था। हो सकता है उसे किसी को 10 लाख रुपए देने हो। राकेश का कुछ पता चला? देखिए, हमारा अंदाजा है कि किसी ने राकेश को किडनैप कर लिया है। किडनैप? मुझे लगता है कि राकेश पैसों के लिए मुंबई आया था। उसने 2 दिन में अपने 3 दोस्तों को पैसों के लिए फोन किया, और कोई मामूली रकम भी नहीं थी। 10 लाख रुपयों की जरूरत थी उसे। 10 लाख? 10 लाख रुपए तो हमने कभी एक साथ देखे ही नहीं है। 10 लाख तो बहुत होते हैं। देखिए, बुरा ना मानिए तो एक बात पूछूं, राकेश को कोई बुरी आदत तो नहीं थी, जैसे जुआ वगैरह? सर, ये तो बिल्कुल गलत बात है। जो आदमी लापता है उसी पर आप शक कर रहे हैं। हम उन पर शक नहीं कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राकेश को 10 लाख रुपयों की जरूरत क्यों थी। उन्होंने आपको कभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं? जी नहीं, कभी नहीं। हाँ, उनका एक दोस्त है जैब, जो बार बार फोन कर रहा था। राकेश उसका फोन नहीं ले रहा था। कहीं हो सकता है उन दोनों के बीच कोई लेन देन की बात हो। ये जय पूना में ही रहता है। हाँ। अगर आपको एतराज ना हो तो हम पूना जाकर जय से मिलना चाहते हैं। हो सकता है इस सब के पीछे उसी का कोई हाथ हो। ठीक है, तुम और सुधाकर पूना चले जाओ और मुझे इन्फॉर्म करते रहना। फेडरिक्स, तुम सारी मोडस ऑपरेंडी की फाइल्स निकालो और चेक करो कि साइकिल की चेन इस्तेमाल करने वाले गुंडों की कोई इंफॉर्मेशन है क्या। यस सर। हेलो अभिजीत, एक लाश मिली। क्या? समुद्र के किनारे पर, बहुत बुरी हालत है। मुझे लगता है कि लाश कम से कम 3 दिन तक पानी में पड़ी रही, इसीलिए इतनी बुरी तरह से सड़ गई। उस टैक्सी ड्राइवर ने बताया था कि उस गुंडे ने बहुत जोर से मारा था राकेश के सिर पर। इसके सिर में चोट के निशान है? हाँ,
स्कल में फ्रैक्चर है। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? ये मेरा राकेश है। मेरा राकेश मर नहीं सकता। मैं बॉडी देखना चाहती, मैं पहचान लूंगी। मैडम, बॉडी पूरी तरह से गल चुकी है, आप मत देखिए प्लीज। नहीं, मैं बॉडी देखना चाहती हूँ। ये मेरा पति है तो मुझे देखने का पूरा हक है। हक है ना? हाँ हक है, लेकिन बॉडी की हालत बहुत खराब है। मत मुझे देखिए, देखने दीजिए, मैं पहचान लूंगी। मत देखिए प्लीज। नहीं, ये मेरा राकेश नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मेरा राकेश। इसकी हालत इतनी बुरी नहीं हो सकती। रेशमा, तो अच्छी बात है ना अगर ये तुम्हारा राकेश नहीं है तो। हाँ, हमें हमारा काम करने दो प्लीज। रिलैक्स। डॉक्टर साहब, वो सामान कहाँ है जो इनके साथ में मिला था? हाँ, ये रहा। ये मोबाइल फोन। जरा ध्यान से देखिए, ये मोबाइल फोन और घड़ी राकेश की है क्या? प्लीज छूइए मत। हाँ, ये वैसी ही है जैसी राकेश के पास था। और ये चेन? ये भी वैसी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राकेश की ही चीजें हैं। और लोगों के पास भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। ये फोन, ये घड़ी। देखिए, हम पूरी छानबीन करेंगे। हम इनके फिंगरप्रिंट्स लेंगे, इनके दांतों का रिकॉर्ड देखेंगे। तब तक हम भी नहीं मानेंगे कि ये राकेश है। इसे राकेश की उंगलियों के निशान के लिए तो हमें पुणे जाना पड़ेगा। राकेश के दोस्त जय से पूछताछ करने के लिए पुणे जा ही रहा हूँ। वहां राकेश के घर से कोई ऐसी चीज ले आता हूँ जिस पर से उसके उंगलियों के निशान मिल सके। ठीक है। आपके घर में कोई होगा इस वक्त? हाँ, मेरा देवर। वैसे आपके देवर का नाम क्या है? विनय। विनय। एड्रेस क्या है रेशमा का? 12 आश्रम रोड। चलो देखते हैं ये विनय दिखता कैसे। ये लीजिए सर। सर, उसने एक बार उसके एक दांत का रूट कैनल करवाया था। अच्छा। शायद तभी एक्सरे निकाला होगा। राकेश अक्सर इस्तेमाल करता हो ऐसी कोई चीज है घर में, जैसे ब्रीफकेस वगैरह? हमें राकेश की उंगलियों के निशान चाहिए। जी, ब्रीफकेस तो वो अपने साथ ले गए। कुछ और यहाँ पे तो सब चीजों पे हम सबके उंगलियों के निशान है। और क्या हो सकता है? हाँ हाँ सर, राकेश सोने से पहले कभी कभी पाइप पिया करता था। अगर आपको चाहिए तो मैं वो पाइप लाके दूं। इस पाइप से मुझे एक अच्छा प्रिंट मिला, एकदम साफ, अंगूठे का है। अब इस लाश के अंगूठे का भी प्रिंट निकाल कर देखते हैं दोनों मैच करते हैं या नहीं। देखो, घबराना नहीं, मैं तो लाश देखता ही रहता हूं। अब इसे कांच की प्लेट पे रख के इसका फोटो निकालते हैं। इस प्रिंट को अंगूठे के प्रिंट से मैच करके देखते हैं। ये देखो अभिजीत, ये वो निशान है जो हमें पाइप पर से मिले। ये आइलैंड देख रहे हो? और ये वो निशान है जो अभी हमने लाश पर से लिए। इसका आइलैंड देखो, ये सेंटर पोर्शन देख रहे हो, और ये इसका सेंटर पोर्शन देखो। ये दोनों निशान एक ही आदमी के हैं, राकेश के। रेशमा, 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 संभालो अपने आप को। याद आती रेशमा। रेशमा जी, हमें अफसोस है कि हम आपके पति को जिंदा तो नहीं ढूंढ सके, मगर हम उनके कातिलों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे।
हेलो। हाँ, लाश राकेश की ही है? अच्छा, हाँ ठीक है, मैं राकेश के दोस्त जय से पूछताछ करता हूँ। ओके। क्या राकेश मर गया? मार दिया गया ये कहना ठीक होगा मिस्टर जय। मार दिया गया? लेकिन राकेश को कोई मारना क्यों चाहेगा भाई? यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मेरे पास? मेरे पास क्यों? राकेश पिछले कुछ दिनों से 10 लाख रुपए मांग रहा था लोगों से। क्यों चाहिए थे राकेश को ये 10 लाख रुपए? अजीब बात है, पैसे चाहिए थे राकेश को और आप पूछ रहे हैं मुझसे? क्योंकि मिस्टर जय, आप राकेश को बार बार फोन कर रहे थे और वो आपसे बात करने से कतरा रहा था। क्या उसने आपको कुछ पैसे देने थे? नहीं नहीं। बस साफ साफ बता दो, खून का मामला है ये। खून का मामला है? इसीलिए तो कह रहा हूं, सच बोल दो। सच बोलना ही पड़ेगा। अभी बोल दिया तो अच्छा है, वरना बाद में तो बोलना ही पड़ेगा। देखिए, राकेश ने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए थे, बल्कि मैंने ही उसे 10 लाख रुपए रखने के लिए दिए थे। क्यों? मुझे खबर मिली थी कि मेरे घर इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ने वाला है, इसलिए मैंने ये सारे पैसे वहां छुपा दिए थे। फिर क्या, 10-15 दिन हो गए, रेट पड़ा ही नहीं और मैं फिर वापस उसके यहाँ पैसे लेने गया तो उसने पैसे दिए ही नहीं, है ना? उसने वो सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए, मार्केट गिर गई, पैसे डूब गए सारे। तो वो आपसे छिपने लगा और आप राकेश के पीछे पीछे मुंबई भी गए थे ना? नहीं नहीं, मैं मुंबई नहीं गया था, मैं यही पूना में था। ओह, तो आपने यहीं बैठकर सारा काम करवा लिया। पैसे निकलवाने के लिए आपने एक गुंडे को बुलाया, उसे पैसे दिए और उस गुंडे से राकेश को किडनैप करवाया। उस गुंडे ने राकेश के सिर पे इतने जोर से मारा कि वो बेचारा मर गया। ये झूठ है, ये झूठ है। ठीक है दया, तुम वहीं पूना में ही उस पर नजर रखो और पता करो कि जय की जान पहचान किन किन लोगों से है और उनसे जय के बारे में पूछताछ करो। अभिजीत, जब जब मैं इस लाश के अंदर झांकता हूं, तब तब एक नई ही बात पता चलती है। कमाल, जिंदा लोगों की तरह लाश भी रंग बदलती है। लेकिन मुझे तो ये वैसी की वैसी दिखाई दे रही। देखो, राकेश का खून 7 तारीख को हुआ था और इसकी लाश समुद्र के किनारे हमें 11 तारीख को मिली थी। ठीक है? ठीक है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से लाश 4 दिन तक पानी में थी ही नहीं। पानी में नहीं थी? तो इतनी ज्यादा गल कैसे गई? नहीं, गली तो पानी में ही है, मगर समुद्र के पानी में नहीं। फिर कौन से पानी में? सादे पानी में। सादे पानी में? तो कहीं नदी या तालाब में तो नहीं पड़ी थी? नहीं, नदी या तालाब में तो नहीं, पर शायद पानी की टंकी में पड़ी हो या बाथटब में पड़ी हो। जहां तक मेरा अंदाजा है, लाश कम से कम 3 दिन तक सादे पानी में रखी गई, उसके बाद कहीं चौथे दिन समुद्र में फेंकी गई। मगर कोई लाश इतने दिन तक ऐसे अपने पास क्यों रखेगा? एक कारण हो सकता है, खूनी राकेश को जान से मारना नहीं चाहता होगा, लेकिन अचानक जब वो मर गया उसे समझ में नहीं आया कि लाश का क्या करे। 3 दिन के बाद मौका देकर उसने लाश समंदर में फेंकी ताकि किसी को मिले नहीं। लेकिन 3 दिन तक उसने लाश पानी में ही क्यों रखी? उस साइकिल के चेन वाले गुंडे को ढूंढना होगा जिसने राकेश को मारा था। हाँ सर, शहर में 6 ऐसे गुंडे बदमाश हैं जो साइकिल चेन का इस्तेमाल हथियार की तरह करते हैं। इनमें से 5 का पता लग चुका है। उनके हाथों पर हमने साइकिल चेन बांधी है और चेहरे पर नकाब भी ढक दिया है। ठीक है, इससे इस टैक्सी ड्राइवर को खूनी पहचानने में मदद मिलेगी। सुनो, अंदर चलो और इनको पहचानो इनमें से कौन है। साहब, मुझे कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा, डरने की बात नहीं है। चलो साहब, बहुत डर लग रहा है। चलो साहब, सब देखो, ध्यान से देखो, इनमें से कौन है? ये था? नहीं साहब, ये लंबा है साहब। ठीक से याद है? जी मैडम। ये तो मोटा है। इसे देखो, ये था? नहीं मैडम, ये भी लंबा है। ये सीधा खड़ा रहे। साहब, ये भी नहीं था।
एक बार फिर से देख। नहीं मैडम, ये भी लंबा है। इसे देख, ये था, ध्यान से। हाँ हाँ, ये हो सकता। तूने मारा राकेश को? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोलता है? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये नहीं था साहब। क्यों? इसकी आवाज वैसी नहीं है साहब। इनमें से कोई भी नहीं था साहब। कहीं तुम किसी से डर के तो नहीं झूठ बोल रहे हो? झूठ नहीं साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इनमें से कोई भी नहीं था साहब। अच्छा पैट्रिक सर, ये छठा बदमाश कौन है? सर बिल्लू करके एक बदमाश है, ये रहा। हमने इसे बहुत ढूंढा सर, पर पता नहीं कहीं गायब है। अटेम्प्टेड मर्डर, रॉबरी, असॉल्ट, इस आदमी के हाथ पैर बहुत चलते हैं। इसके घर चलते हैं। जी साहब, बिल्लू मेरा पति है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ साहब। बिल्लू हर वक्त चोरी चकारी मारधाड़ में लगा रहता है। अभी कहाँ है वो? पता नहीं साहब, मुझे तो उसका पता तभी होता है जब वो जेल में होता है। अभी जेल में है? नहीं साहब, जेल से बाहर होता है तो उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। आखिरी बार कब निकला था घर से? 4 दिन पहले। 4 दिन पहले? 7 तारीख को साहब। 7 तारीख को? 7 तारीख को ही राकेश का खून हुआ था ना? सर? हाँ सर, ये देखिए, पूना की टिकट। ये बिल्लू पूना गया था क्या? जी साहब, 2 तारीख को। तुम्हें उसने कुछ बताया कि क्यों जा रहा है? नहीं साहब। सर। हाँ सुधाकर, पैसे। तो बहुत सारे पैसे। तुम्हें पता था इसमें पैसे रखे हुए हैं? जी साहब, बिल्लू लाया था। पता नहीं कहाँ से बाप की कमाई ला के रखता है साहब, लेकिन मैं उसके पैसे छूती नहीं। मैं तो घर में खाना बनाने का काम करके अपना गुजारा चलाती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन ये आए कहाँ से? पूना से। तुम्हें बिल्लू ने बताया था? जी साहब। हो सकता है जय ने ये पैसे बिल्लू को दिए हों। अगर ऐसा है तो इन नोटों पर बिल्लू और जय दोनों की उंगलियों के निशान जरूर मिलेंगे। नोटों के ऊपर से मुझे 2 अलग अलग उंगलियों के निशान मिले, ये और ये। एक तो शायद उसके होंगे जिसने पैसे दिए हैं, और दूसरे उसके होंगे जिसने पैसे लिए हैं। डॉक्टर साहब, एक निशान तो बिल्लू का होगा क्योंकि पैसे तो उसी ने लिए हैं ना। फ्रेडेक्स, जरा बिल्लू की फाइल दो। ये देखो अभिजीत, पुलिस रिकॉर्ड में बिल्लू के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो इससे मैच करते हैं। ये फिंगरप्रिंट बिल्लू के ही हैं। इसका मतलब इसे ढूंढना होगा। ये पता लगाना होगा कि बिल्लू को पैसे दिए किसने। बिल्लू ने खून उसी के कहने पे किया होगा। इस बिल्लू को जल्दी से जल्दी ढूंढो और दया को पूना में फोन करो। उनसे कहो कि जय और उसके जितने भी यार दोस्त हैं उन सब की उंगली के निशान लेके यहां भेजे। उन्हें इससे मिलाना है। देखिए मैं एक इज्जतदार बिजनेसमैन हूं। मेरा स्टाफ क्या सोचेगा मेरे बारे में? आपको कोई हक नहीं बनता मेरे साथ इस तरह पेश आने का। मैं कौन सा जबरदस्ती कर रहा हूं आपके साथ? मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप मुझे अपने फिंगरप्रिंट्स दे दीजिए, बस। मैं पहले अपने वकील से बात करना चाहता हूं। जरूर कीजिए, मगर इस वक्त शायद आपको वो भी यही सलाह देंगे कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स दे दीजिए और सीआईडी की मदद कीजिए। अगर आप एक शरीफ आदमी हैं तो डर क्यों रहे? दे दीजिए फिंगरप्रिंट्स। डर कहां रहा हूं? चलिए हाथ आगे कीजिए। अब आइए, हाथ आगे।
हे फॅक्स करायचं आहे. हे हाताचे प्रिंट हो. आयुष्यात पहिल्यांदाच बघतोय. आता बघा. कुठे करायचं आहे? CID मुंबई. CID? पुण्यात काही गडबड आहे का? पूना में दया ने इतनी मेहनत की, जय और उसके साथियों के फिंगरप्रिंट्स लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं. क्यों डॉक्टर साहब? इसलिए अभिजीत के एक भी फिंगरप्रिंट इस अनजान फिंगरप्रिंट से मेल नहीं खाता है. मतलब नए सिरे से ढूंढना पड़ेगा कि पूना में बिल्लू को किसने पैसे दिए थे राकेश को मारने के लिए. नहीं, उसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं यही बता दूं. आपको मालूम है? तो दया से इतनी मेहनत कराने की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? अभिजीत, मुझे खुद को अभी अभी पता चला. सब कुछ मेरी आंखों के आगे रखा हुआ था, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा था. बेवकूफ. संभाल के डॉक्टर साहब, वहां बाल बहुत कम है. हाँ ठीक है, ठीक है. कम हियर. देखो, हमें 2 तरह के फिंगरप्रिंट्स मिले थे, बराबर? बराबर है. एक तो ये बिल्लू का, और दूसरा ये एक अनजान आदमी का. राइट? राइट. अब इस अनजान आदमी के फिंगरप्रिंट्स को तो तुम भूल ही जाओ. इसकी बात करो, इस प्रिंट की. लेकिन सर, आप भी तो कह रहे थे कि ये प्रिंट बिल्लू का है. कह रहा था आशा, अब नहीं. क्या मतलब? मतलब ये अभिजीत कि ये फिंगरप्रिंट ये राकेश का है. राकेश का? हाँ, राकेश का. एक बात बोलिए सर, या राकेश या बिल्लू, एक निशान 2 आदमी के कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं नहीं सुधाकर, है. हाँ. मतलब बिल्लू ही राकेश है या राकेश बिल्लू है? भगवान जाने. भगवान जाने नहीं डॉक्टर साहब, पुलिस रिकॉर्ड में बिल्लू के उंगलियों के निशान हैं जो पुलिस स्टेशन में ही लिए गए, और आपने कहा ये निशान उससे मैच करते हैं. करेक्ट? करेक्ट. मतलब ये बिल्लू हुआ ना? मगर अभिजीत, पूना में राकेश के घर से दया ने जो पाइप हमें भेजा था, उस पर जिन उंगलियों के निशान थे वो भी तो इससे मैच करते हैं. लेकिन सब पाइप वाले उंगलियों के निशान लाश की उंगलियों के निशान से भी तो मिलते हैं. हाँ, और आप ही ने तो फोटो खींची थी ना उसकी. हाँ, खींची थी. इसका मतलब है राकेश मर चुका है. हाँ? और बिल्लू भी मर चुका है. हाँ? ओह गॉड, व्हाट अ कंफ्यूजन. नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं. मैं बताता हूं ये सब क्या है. जरा दया को फोन लगाता हूं. दया, जो नाम मैं तुम्हें बताता हूं, तुम उस आदमी को पूना से अरेस्ट करके यहां ले आओ. ये लाश राकेश की नहीं है? लेकिन कल तक तो आप कह रहे थे ये लाश राकेश की ही है. तो आप इतना दुखी क्यों रही रेशमा जी? अगर ये लाश राकेश की नहीं है तो इसका मतलब आपके पति जिंदा हैं. तो फिर ये लाश है किसकी? ये लाश बिल्लू की है. बिल्लू की? और वो दांतों का एक्सरे और पाइप पर उंगलियों के जो निशान थे वो तो इसी के हैं ना? जी हाँ, इसी के हैं. मगर ये राकेश नहीं है. मतलब ये कि सिर्फ आपने कहा था कि ये दोनों चीजें राकेश की हैं, जबकि ये सारी चीजें बिल्लू की हैं. बिल्लू बिल्लू, बार बार वही नाम बिल्लू. ये बिल्लू है कौन? बिल्लू वो आदमी है जो आपसे मिलने पूना आया था और जिसे आपने पैसे दिए थे. पैसे? मैंने किसी को पैसे नहीं दिए. नहीं दिए? आशा, इनकी उंगलियों के निशान लो. मैं नहीं दूंगी उंगलियों के निशान. क्यों दूं? क्योंकि बिल्लू के पास से हमें 50,000 रुपए मिले थे, जिनमें 2 आदमियों की उंगलियों के निशान हैं. एक निशान तो बिल्लू के हैं और दूसरे आपके हो सकते हैं. मेरे क्यों होंगे? मैं नहीं दूंगी निशान. आप इतना डर क्यों रहे? अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके निशान नोटों पर उड़कर थोड़ी ना आ जाएंगे. कम ऑन रेशमा, दो ना निशान प्लीज. कम ऑन प्लीज. जल्दी करिए प्लीज. ये लीजिए. डॉक्टर साहब, जरा देखिएगा.
नोटों पर इन्हीं की उंगलियों के निशान है। अब बताइए रेशमा जी, आप तो कह रही थी कि आपने पैसे नहीं दिए। राकेश ने जय को 10 लाख रुपए देने हैं, पैसे उसके पास है नहीं, क्या करें? अपने आप को मरवा लिया, इंश्योरेंस से पैसे मिल जाएंगे। क्यों रेशमा जी, ठीक कह रहा हूं ना? अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। पूना में आपका देवर विनय गिरफ्तार हो चुका है। मैंने राकेश को कहा भी था कि वो कोई ऐसा काम न करे जिसमें पुलिस आ जाए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। राकेश को स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ही भारी नुकसान हुआ था। अगर हम अपना सब कुछ भी बेच डालते तो भी पूरा नहीं होता। राकेश को डर था कि जय उसे जेल भिजवा देगा। तो इसीलिए हमने ये प्लान बनाया। हमने सोचा कि 25 लाख रुपए मिलेंगे इंश्योरेंस के, और हम पूना छोड़कर दूर किसी शहर में जाकर रहेंगे। तो हमने बिल्लू को बुलाया और कहा कि वो किडनैपिंग करे। और फिर राकेश ने बिल्लू का खून कर दिया। की लाश 3 दिन तक बाथटब में रखी। और फिर हमने उसे समुद्र में फेंक दिया। फिर लाश को राकेश के कपड़े पहना दिए, राकेश की चेन, मोबाइल और घड़ी उसके पास रख दिया। फिर हमारे पास आ गई मदद मांगने के लिए। मगर सर, इन्होंने बिल्लू के दांतों का एक्सरे लिया कैसे? मैं हॉस्पिटल से पोर्टेबल एक्सरे मशीन लेकर आई थी। बिल्लू को नींद की गोली देकर हमने उसे बेहोश कर दिया और फिर उसके दांतों का एक्सरे लिया और पाइप पर उसकी उंगलियों के निशान। डॉक्टर साहब, आपने इतनी जल्दी पता कैसे लगा लिया कि ये निशान रेशमा के? मैं तो क्या अभिजीत, कोई माइकल आल इतनी जल्दी पता नहीं लगा सकता है। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था ताकि इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाए। देखो खिसक गई जमीन। अब आप ये बताइए रेशमा जी कि दरअसल आपके पति हैं कहां? रेशमा, तुमने 2 बार नॉक किया, मैं समझ गया था कि तुम ही होगी। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? बात क्या है? बात कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? बात क्या है? नहीं नहीं, प्लीज छोड़ दीजिए। तुम्हारा प्लान अच्छा था राकेश, मगर कामयाब नहीं हुआ। तुम तीनों को बिल्लू के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।